हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टेल्स। आखिर क्या था मेरी पत्नी और ड्राइवर का राज। हम एक टैक्सी ड्राइवर के साथ घूमने गए। उसके बाद कहीं भी जाना होता तो मेरी पत्नी जल्दी से कहती उसी टैक्सी ड्राइवर को बुला लो, और फिर मेरी पत्नी बहुत ज्यादा तैयार होती। एक दिन घर आया तो टैक्सी ड्राइवर मेरे घर मेरी पत्नी के साथ। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं और मेरी पत्नी फातिमा, हम दोनों को शहर के लिए जाना था, और फातिमा को बाइक पर बैठने से डर लगता था और मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को बुलवा लिया और फिर हम दोनों सैर करने चले गए। बाइक होने के बावजूद भी मुझे हर जगह फातिमा के साथ टैक्सी करके ही जाना पड़ता, क्योंकि उसे बाइक पर बैठने से बहुत डर लगता था। उसके घर में 2 गाड़ियां थी, उसे बाइक की आदत ही नहीं थी, और मेरे हालात इस बात की इजाजत नहीं देते थे कि मैं गाड़ी खरीद लूं। जब हम दोनों टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम करके आ गए तो फातिमा के कहने पर मैंने उस टैक्सी ड्राइवर का फोन नंबर ले लिया। अब कहीं भी जाना होता तो फातिमा उसी टैक्सी ड्राइवर को फोन करके बुलाने को कहती और मैं उसी टैक्सी ड्राइवर को फोन करके बुला लेता। मुझे भी आसानी हो गई थी कि अब टैक्सी ढूंढने के लिए स्टॉप तक नहीं जाना पड़ता था। मेरी बीवी जहां जाती बहुत ज्यादा तैयार होकर जाती और उसी टैक्सी में जाती। मुझे समझ नहीं आता था कि वो इतना ज्यादा तैयार क्यों होती है। शादी के इन 2 महीनों में मैंने फातिमा में एक और अजीब बात देखी। मैं रोज उसे खर्चे के लिए पैसे देता, वो कहीं पैसे खर्च नहीं करती। वो बाहर भी मेरे साथ ही आया जाया करती थी, लेकिन अगले दिन फिर वो अपनी जेब खर्च के लिए मेरे सामने खड़ी हो जाती, जैसे उसके पास पैसे ही ना हो। एक दिन मैंने मजाक में कहा कि तुम तो पैसे भी खर्च नहीं करती और हर जगह मेरे साथ ही आती जाती हो और मेरे ही पैसे खर्च करवाती हो, तो फिर मैं तुम्हें जेब खर्च क्यों दूं। ये सुनकर फातिमा का मुंह फुल गया, और जब तक मैंने उसे जेब खर्च नहीं दिया उसका मूड ठीक ना हुआ। न जाने वो पैसों का क्या करती थी। मैंने कभी उसे यह सोचकर नहीं पूछा कि उन पैसों पर उसी का हक था, लेकिन मुझे कभी कभी इसलिए हैरानी होती कि वो एक दिन भी अपना जेब खर्च लेना नहीं भूलती थी। अब मुझे परेशानी होने लग गई थी, क्योंकि रोज रोज टैक्सी का खर्चा उठाना मेरे बस की बात न थी, और फातिमा अपनी जेब खर्ची में से 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार नहीं थी। फातिमा को जब कहीं बाहर जाने का कहता, हमेशा वो कहती कि उस टैक्सी ड्राइवर को बुला लो। मैं तंग आ चुका था। ऐसा लगता था जैसे मैं सारी जिंदगी टैक्सी का किराया ही भरता रहूंगा। एक दिन जब मैं दफ्तर से जल्दी घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी और वो टैक्सी ड्राइवर एक साथ। मैं घर के दरवाजे के बाहर ही छुपकर खड़ा हो गया था, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर दरवाजा बजाकर फातिमा को बाहर बुला रहा था, और फातिमा मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाया करती थी। तो फिर अचानक ही ये टैक्सी ड्राइवर क्यों आया था, ये तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। और जब कुछ थोड़ा बहुत समझ आया तो मैं गुस्से में पागल हो गया था। मेरी बीवी मुझे बताए बगैर मेरी पीठ पीछे इस टैक्सी ड्राइवर को बुलवाकर उसके साथ। क्या मैं इतना गैर गुजरा था कि एक गाड़ी की खातिर मेरी बीवी मुझे धोखा देने को तैयार हो गई थी। मेरे दिल में जैसे कोई खंजर लग गया था। मेरी शादी एक अच्छे घराने में हुई थी। फातिमा का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। गरीब तो मैं भी नहीं था, लेकिन मेरी और फातिमा की कोई बराबरी भी नहीं थी। फातिमा के घर में नौकर चाकर गाड़ियां मौजूद थी। वो एक आज़ाद माहौल से ताल्लुक रखती थी, जबकि मेरे घर में नौकर चाकर और गाड़ियां नहीं थी। मेरे पास एक बाइक थी और अपना घर था। मेरी नौकरी अच्छी थी, लेकिन मैं इस तरह रोज रोज सिर्फ टैक्सी के किराए में इतने पैसे खर्च करने के काबिल नहीं था। ये बात फातिमा को खुद से ही समझ नहीं आ रही थी, और फिलहाल मैं भी उसे से कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि हमारी शादी को इतना दिन नहीं हुआ था। अगर मैं उसे अभी से यह समझाने लगता तो हो सकता है वो मुझे गलत समझती या फिर मुझे कमतर समझने लगती। अब मुझे फातिमा के घर वालों पर भी गुस्सा आने लगा था कि जब वो अपनी बेटी के नखरों के बारे में जानते थे तो उन लोगों को उसकी शादी अपनी बराबरी के लोगों में क्यों नहीं की। बात मेरी खुददारी और अना की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन खामोशी से बर्दाश्त कर लूं। हो सकता है उसके बाद फातिमा को खुद ये बात समझ आने लगे। शायद वो घर के हालात और मेरी परेशानी को देखते हुए आए, मेरे हालात के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करे।
मेरा और फातिमा का जब रिश्ता हो रहा था, मैंने उसी वक्त अपनी सिस्टर से ये कहा था कि फातिमा एक ऊंचे घराने की लड़की है और उसका मेरा मेल बहुत मुश्किल है। लेकिन सिस्टर ने मुझे कहा कि लड़कियां धीरे धीरे हर माहौल में ढल जाती है। फातिमा एक अच्छे घराने से है और वो शरीफ है, पढ़ी लिखी लड़की है। मुझे यकीन है कि जल्द ही वो तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगी। मेरी सिस्टर एक समझदार औरत थी। उन्हें अच्छे और बुरे की मुझसे कहीं ज्यादा पहचान थी, इसलिए मैंने उनके फैसले पर शादी करने के लिए रजामंदी दे दी। यूं तो मुझे भी फातिमा में ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आई थी कि मैं शादी के लिए इनकार कर देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद फातिमा इस तरह भी मेरे साथ कर सकती है। वो मेरी पीठ पीछे कैसे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ऐसा कर सकती है, ये सोच सोचकर ही मेरा दिल फटने लगा था कि फातिमा मुझे धोखा दे रही है। काश के मैं दफ्तर से जल्दी घर ही ना आया होता और मैंने कुछ देखा ही ना होता। सिस्टर के वजह से मेरा फातिमा का रिश्ता तय हो गया था। हमारी शादी को 2 महीना हुआ था और इन 2 महीनों में फातिमा हर दूसरे दिन ही कहीं बाहर जाने की फरमाइश करती। क्योंकि हमारी नई शादी थी तो मुझे उससे इनकार करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रोज रोज बाहर जाना मेरी जेब पर बहुत भारी पड़ रहा था। फातिमा जब भी बाहर जाती तो मुझे कोई ना कोई गाड़ी या टैक्सी करनी पड़ती, तो मुझे हर बार टैक्सी का किराया देना पड़ता। इसकी वजह से मेरी तनख्वाह और जल्दी खत्म हो रही थी और हम जब भी कहीं बाहर जाते तो फातिमा खाना पीना भी बाहर से ही करवाती। मुझे नहीं पता था कि फातिमा इस मसले का हल निकालेगी, कि वो टैक्सी ड्राइवर के साथ ही ये सब कर देगी। मुझे लगा था कि वो एक शरीफ घराने की लड़की है, लेकिन उसने सारी हदें पार कर दी थी। मैंने सिस्टर को फोन करके बताया कि फातिमा मेरे माहौल में ढलने के बजाय अपनी मनमर्जी पर चल रही है और मेरे लिए इस तरह खर्चा उठाना मुमकिन नहीं है। मुझे डर है कहीं मेरे समझाने पर वो नाराज ना हो जाए, इसलिए आप जब भी वीकेंड पर आए तो उसे अच्छे से समझा दे कि हमारी चादर देखकर ही पांव फैलाएं। सिस्टर ने मुझे कहा कि पहले तुम उससे प्यार से बात करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में मेरा बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि फातिमा को बात समझ नहीं आ रही है, तो फिर मैं इस वीकेंड पर आऊंगी और फातिमा से खुद बात करूंगी। वो एक समझदार लड़की है और मुझे यकीन है कि वो जल्दी मेरी बात समझ जाएगी। सिस्टर की बात मानकर मैंने फातिमा से बात करना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने फातिमा से कहा कि अब हम इतना ज्यादा टैक्सी का किराया नहीं दे सकते हैं और तुम्हें बाइक पे बैठना सीखना होगा, उसने बहुत अजीब सा जवाब दिया। उसने मुझे कहा कि आप फिक्र ना करें, अब हमारा मसला हल होने वाला है। अब आपको टैक्सी का किराया देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे बाइक पर बैठने की नौबत आएगी। मैंने इसका हल निकाल लिया है। ये कहकर वो मुस्कुरा दी। मुझे लगा कि हम शायद बाहर जाना छोड़ने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका हल ऐसा होगा कि वो टैक्सी ड्राइवर के साथ मिलकर ही। मैंने सिस्टर को फोन करके कहा कि आप खुद ही आकर बात कर ले, क्योंकि आपकी लाडली की बात मेरी समझ से बाहर है। बाजी ने कहा ठीक है, वो वीकेंड पर घर आएंगी, लेकिन वीकेंड पर आने से पहले ही एक दिन मैं दफ्तर से घर जल्दी वापस आया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं आराम करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर आने के बाद तो मेरा सुकून भी खत्म हो जाएगा। और जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी और वो ही टैक्सी ड्राइवर जिससे हम फोन करके बुलाया करते थे, वो दोनों एक साथ। मैं कुछ देर खामोशी से उन दोनों को देखता रहा कि दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, जबकि फातिमा तो मेरे बगैर कहीं नहीं जाती। तो फिर इस वक्त ये टैक्सी ड्राइवर मेरे घर के बाहर क्यों खड़ा है? और जब मैंने ये देखा कि फातिमा और टैक्सी ड्राइवर एक साथ, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मुझे समझ आया कि फातिमा ने मसले का यह हल निकाला था कि वो मेरी गैरमौजूदगी में ही टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम फिर कर आया जाया करती थी, और शायद टैक्सी ड्राइवर उससे पैसे भी नहीं लेता था, क्योंकि फातिमा ने मुझसे कभी किराया नहीं मांगा था और ना ही मुझे इस बारे में कुछ बताया था। फातिमा मेरी बीवी थी, उसने मुझ पर जरा भी एतबार नहीं किया और एक गाड़ी की खातिर वो मुझसे धोखा कर रही थी। अगर गाड़ी उसके लिए इतनी ही जरूरी थी तो वो मुझे साफ लफ्जों में कहती, मैं किसी भी तरह उसके लिए गाड़ी खरीदने की कोशिश करता।
मैं तो बस इतना चाहता था कि वो इसी तरह रहना सीखें कि जिस तरह की हमारे हालात हैं, क्योंकि अगर आज मैं गाड़ी खरीद लेता तो कल को कोई नई फरमाइश कर देती, जो शायद पूरा करना मेरे बस की बात न होती। मैं चाहता था कि वो मेरी बाइक पर ही बैठना सीखे। मैंने जब देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठकर चली गई है, तो मैं घर के अंदर गया। मेरे अंदर बेचैनी भर गई थी। मेरी आंखें गुस्से की शिद्दत से जलने लगी थी। फातिमा के इंतजार में एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। आज मैं आर या पार करने वाला था। मैं गरीब जरूर था लेकिन बेगैरत नहीं था। जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मुझे फातिमा पर बहुत गुस्सा आया। वो कैसे मेरी गैरमौजूदगी में मुझे बताए बगैर एक गैर टैक्सी ड्राइवर के साथ इस तरह चली गई। पूरा 1 घंटे के बाद फातिमा की वापसी हुई, तो जब वो घर में दाखिल हुई तो सामने ही कुर्सी पर मुझे बैठा देखकर वो हक्का बक्का रह गई और उसके दिमाग भी नहीं था कि मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। मैंने भरी नजर उस पर डाली तो मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या गाड़ी इतनी जरूरी थी कि वो मेरे पीछे टैक्सी ड्राइवर के साथ ही, लेकिन मेरे कुछ पूछने से पहले ही या कुछ कहने से पहले ही फातिमा मेरे पैरों में बैठ गई। मुझे कहने लगी कि मैं पहले उसकी पूरी बात सुन लूं। मेरे पास सुनने के लिए कुछ नहीं था। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से टैक्सी ड्राइवर के साथ जाता देखा था और उससे ज्यादा कुछ देखने का मुझे हौसला भी नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि फातिमा टैक्सी ड्राइवर के साथ घूमने फिरने ही जा सकती है, क्योंकि उसे जब भी अपने घर जाना होता तो उसके पापा उसे खुद लेने आते या फिर मैं उसे लेकर जाता। उसकी माँ ने उसे अकेले घर आने के लिए मना किया था। उसकी माँ का कहना था कि वो अकेली कभी मायके ना आया करे। फातिमा के रोने पर मैं उठकर कमरे में चला गया और वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। फातिमा के सर पर गाड़ी का ऐसा भूत सवार था कि शायद उसने मुझे धोखा दे दिया था, सिर्फ अपने घूमने फिरने की खातिर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ही। उससे आगे मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मैंने पहले ये सोचा कि फातिमा के घर फोन करूं और उसके माँ बाप को बुलवा लूं और आकर वो खुद देख लें कि उनकी बेटी मुझे किस तरह धोखा दे रही है, लेकिन मेरी आत्मा इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि मैं एक माँ बाप को इस तरह परेशान करता। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला था। मैं अपनी बहन को तो बुला सकता था, लेकिन अपनी बीवी के माँ बाप को तंग करना मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैं उन्हें घर बुलाकर इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकता था। इस मामले को मुझे खुद ही निपटाना था, लेकिन मैंने अपने गुस्से की वजह से फातिमा से खुद अकेले में बात करना अच्छा नहीं समझा। मैंने सिस्टर को फोन किया और कहा कि वो फौरन आ जाए, क्योंकि मैं गुस्से की हालत में फातिमा से बात नहीं करना चाहता। मैं जानता था गुस्से में आकर मैं फातिमा को कुछ भी कह सकता हूँ, जो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। जब सिस्टर ने सुना कि मैं इस कदर गुस्से में हूँ और बात बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, तो वह फौरन ही मेरे घर चली आई। उस वक्त तक मैंने किसी से कोई बात नहीं की। फातिमा मुझसे बात करने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मेरा उसकी कोई भी बात सुनने का इरादा नहीं था। फातिमा बार बार कमरे का दरवाजा बजा रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं एक दफा उसकी बात सुनूं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा और वह दरवाजे से लगी सिसकती रही। मुझे उस पर जरा भी रहम नहीं आया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मेरे नजदीक यह बात काबिले कबूल नहीं थी कि मेरी बीवी मेरी आंखों में धूल झोंककर अयाशी करते रहे। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो क्यों रोज रोज मुझसे जेब खर्च लिया करती थी। शायद इसलिए कि उसे अयाशी के लिए रोज रोज ही पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो वो मेरे हक हलाल की कमाई यूं उड़ा रही थी। गुस्से में आकर मैं जाने क्या क्या सोचने लगा था। मुझे हर तरह से मेरी बीवी मुजरिम नजर आ रही थी, जिसने मुझे धोखा दिया था और मेरा भरोसा चकनाचूर किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। जब सिस्टर घर आई तो उन्होंने हम दोनों को आमने सामने बिठाया और मुझे कहा कि मैं गुस्सा ना करूं, जो भी फातिमा कहना चाहती है वो सुन लूं। मैंने कहा, सिस्टर सुनने के लिए क्या है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फातिमा तैयार होकर उस टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं चली गई थी। उसने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। मैं अपनी तनख्वाह का आधे से ज्यादा हिस्सा उसे घुमाने फिराने में खर्च करता हूँ, क्योंकि उसे बाइक पर बैठने से डर लगता है
तो मैं हमेशा टैक्सी बुलाकर उसे घुमाने लेकर जाता हूँ। लेकिन शायद यह बड़े घर की लड़की है और इसके लिए मेरा इतना करना भी काफी नहीं है। इसे एक गाड़ी वाला चाहिए था, फिर चाहे वो टैक्सी ड्राइवर ही क्यों ना हो। मैंने गुस्से में जो दिल में आया सब कह डाला और यह सुनते ही फातिमा फूट फूट कर रोने लगी। सिस्टर ने मुझे डांटा और कहा कि तुम अपने दिल की बात कह चुके हैं, अब फातिमा को भी पूरी करने दो अपनी बात, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। मैं खामोश होकर बैठ गया। जब फातिमा रो रोकर चुप हो गई तो कहने लगी कि उसे बाइक पर बैठने से हमेशा ही बहुत डर लगता था, क्योंकि जब वो छोटी थी तो एक दफा उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक वाले ने उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी थी। फातिमा छोटी थी, आगे बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। जब से ये डर उसके दिल में बैठ गया था कि बाइक पर बैठने से वह जख्मी हो जाएगी, और उस दिन के बाद से वह बाइक पर नहीं बैठी। जब शादी होकर आई तो उसने पहले दिन बाइक पर बैठने की कोशिश की थी, मगर जब वो बाइक पर बैठी तो उसे चक्कर आने लगे थे। फातिमा रोते हुए मुझे देखकर कहने लगी कि मैं रोज रोज टैक्सी ड्राइवर बुलवाता और उसे कहीं ना कहीं लेकर जाता, लेकिन हर टैक्सी ड्राइवर एक जैसा नहीं होता। कुछ टैक्सी ड्राइवर शीशे से पीछे बैठी औरतों को भी देखा करते थे। एक दिन जब मैंने ये वाला टैक्सी ड्राइवर बुलाया तो फातिमा को लगा कि यह टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छा है और नेक है, इसलिए फातिमा ने मुझे कहा कि मैं इसी टैक्सी ड्राइवर का नंबर ले लूं। मेरी बीवी फातिमा बताने लगी कि उसने शादी में मिलने वाली मुंह दिखाई जमा करके रखी थी, और मैं जो उसे थोड़े बहुत खर्च के पैसे दे रहा था वो उन्हें भी जमा कर रही थी, क्योंकि उसका इरादा था कि वो जल्द ही एक गाड़ी खरीद लेगी, और वो टैक्सी ड्राइवर को इसलिए बुलवाती कि उसके साथ मिलकर गाड़ी चलाना सीख रही थी, और इसके बदले में टैक्सी ड्राइवर को फीस भी अदा कर रही थी। उसने यह सब मुझसे इसलिए छुपाया था क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। और जहां तक तैयारी की बात थी तो फातिमा नई दुल्हन थी, उसे तैयार होने का बहुत शौक था। मैंने दोनों बातों को न जाने क्यों आपस में मिला दिया था, और मैं फातिमा पर शक कर बैठा, और मुझे लगा कि शायद वो गाड़ी की लालच में मुझे धोखा देकर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ घूमने निकल जाती है। लेकिन जब फातिमा का पूरा सच सामने आया तो मैं उससे नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा था, क्योंकि फातिमा ने तो सिर्फ सच छुपाया था, वो भी इसलिए कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन मैंने तो उसकी किरदार पर ही शक किया था। मैं फातिमा के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया कि बिना सच जाने ही मैंने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, और सिस्टर को भी फोन करके बुला लिया, जबकि इतनी सी बात थी। और फातिमा का कहना सही था कि जो टैक्सी ड्राइवर मैंने बुलाया था वो वाकई एक नेक और शरीफ आदमी था, और फातिमा उसे फीस देकर ड्राइविंग सीख रही थी, क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में फातिमा गाड़ी खरीदने वाली थी, और मेरी सालगिरह पर वो मुझे तोहफे में गाड़ी देना चाहती थी। अगर मैं पूरा सच जाने बगैर ही जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेता तो मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता। फातिमा की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने मुझसे सच छुपाया था। उसका मकसद गलत नहीं था, लेकिन उसका तरीका जरूर गलत था। मैंने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि मैंने फातिमा के माँ बाप को घर नहीं बुलाया, वरना आज मैं सिर्फ फातिमा के सामने ही नहीं बल्कि शायद उसके माँ बाप की नजरों में भी गिर जाता, क्योंकि फातिमा की गलती शायद इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा मेरा गुनाह था। सिस्टर ने फातिमा को समझाया कि कभी भी सरप्राइज लेने के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचने का खतरा हो। सिस्टर ने उससे कहा, अगर तुम्हारा पति बिना एक लम्हा लगाए ही तुम्हारा फैसला कर देता तो ऐसा सरप्राइज का तुम क्या करती जिसकी वजह से तुम्हारा घर तबाह हो जाता। और सिस्टर ने मुझे भी कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। गुस्से में आकर हम अक्सर ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं जिसके लिए हमें सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अब जब भी कोई झगड़ा हो तो पहले सुकून से बैठकर एक दूसरे की बात सुनना और समझना, उसके बाद ही कोई राय कायम करना, और अगली दफा किसी भी झगड़े में मुझे ना बुलाना, क्योंकि ये तुम दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है। हम दोनों को बाजी की बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2 माह ही गुजरे थे, हमें आगे पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी थी, और हमने ये वादा कर लिया था
कि आइंदा एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे और एक दूसरे की हर बात को सुनने के बाद ही किसी भी बारे में कोई फैसला करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।